नमस्कार, मैं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं संगीत रत्नाकर के विषय में। जो इसके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो किस तरीके से होंगे, आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आपके 12th क्लास में भी काम में आएगा, ये आपके आगे BA में, MA में, हर जगह काम में आने वाला है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले ये बात याद रखें कि संगीत रत्नाकर जो है वो किस सदी में रचा गया और इसके रचनाकार कौन है। यह ग्रंथ 13वीं सदी में रचा गया और इस ग्रंथ के रचनाकार है शारंगदेव। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, जो कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों के द्वारा ही इसको माना जाता है। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं और इस ग्रंथ को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 7 अध्याय होते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद संगीत रत्नाकर को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में संगीत एवं नृत्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। शारंगदेव कौन थे, कहाँ से आए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। शारंगदेव यादव राजा सिंघन के राज दरबारी थे। सिंघन की राजधानी दौलताबाद के निकट देवगिरी थी। अब हम लोग बात करते हैं कि इस संगीत रत्नाकर में जो 7 अध्याय थे वो कौन कौन से थे। पहला है स्वरागता अध्याय, दूसरा है राग विवेकाध्याय, तीसरा है प्रकीर्णाध्याय, चौथा है प्रबंधाध्याय, पांचवा है तालाध्याय, छठा है वादाध्याय, सातवां है नर्तनाध्याय, स्वराध्याय। इस अध्याय को भी 8 प्रकरणों में बांटा गया है, क्योंकि ये जो है स्वरागता अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इसको भी डिटेल से समझाने वाला हूँ। जो पहला प्रकरण है उसको बोलते हैं पदार्थ संग्रह। क्या नाम है? पदार्थ संग्रह। इसमें शिव की स्तुति, मंगलाचार और 48 श्लोक हैं और इस अध्याय का नाम है पदार्थ संग्रह। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, पिंडोत्पत्ति प्रकरण। इसमें गीत, वाद्य और नृत्य के लिए नाद की अनिवार्यता बताई गई है कि नाद किस लिए अनिवार्य होता है। नाद की प्रशंसा भी की गई है इस अध्याय में। इस अध्याय का नाम है पिंडोत्पत्ति प्रकरण। तीसरा प्रकरण है, इसको हम कहते हैं नादकुल दैवत्री रस प्रकरण। 12 विकृत स्वरों बताए गए हैं इसके अंदर। फिर वादी, संवादी, 4 भेद, स्वर, श्रुति, जाति आदि बातों को इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है चौथा प्रकरण, ग्राम मूर्छना क्रम तान प्रकरण। नाम से ही पता लग रहा है, सबसे पहले तीनों ग्रामों के लक्षण दिए गए हैं, फिर तीनों ग्रामों को देवता और ऋतुओं का समय बताया गया है। पांचवा प्रकरण, इसमें स्वर साधारण और जाति साधारण, इसमें दोनों प्रकरणों की विधि बताई गई है। छठा है वर्ण अलंकार प्रकरण। इसमें वर्ण के लक्षण, उसके 4 भेद, अलंकार के लक्षण, उसके 4 प्रकार। अलंकार के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है आरोही, अवरोही, संचारी और स्थायी। 7वां प्रकरण, इसमें 18 जातियां, शुद्ध जातियों के विकृत भेद, दोनों ग्रामों की जातियां और उसके प्रकार, ग्रह, अंश आदि जातियों के 13 लक्षण, 18 जातियों के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। 8वां प्रकरण, इसका नाम है गिनती प्रकरण। इसमें 7 प्रकार के कपाल, 4 प्रकार की गीति, मागधी इत्यादि के बारे में बताया गया है। ये हो गए हमारे स्वरागता अध्याय के 8 प्रकरण। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा अध्याय, जिसका नाम है राग विवेकाध्याय। इसमें ग्राम रागों के 5 प्रकार, उपराग, राग, भाषा, भाषा जनक राग तथा विभाषा, अंतरभाषा आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें कुल 264 रागों का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, 264 रागों का वर्णन मिलता है। तीसरा अध्याय है प्रकीर्णाध्याय। इस अध्याय में वाद्यकार के लक्षण, गीत के गुण दोष, गायक के गुण दोष, काकू, गमक, रागालिप्त,
रूपकालिप्त और वृंद के अंतर्गत अनेक वीणाओं और अवनद वाद्यों का वर्णन किया गया है। चौथा है प्रबंधाध्याय। इस अध्याय में गंधर्व गान और इसके एनिबद्ध निबद्ध आदि भेद, देशी मार्गी संगीत, धातु प्रबंधों के 75 प्रकार, सूढ़, अली, लीला एवं उसके भेद, रीति, गण, मात्रा आदि का वर्णन मिलता है। मार्गी और देशी संगीत के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मार्गी संगीत क्या होता था और देशी संगीत क्या होता था। मार्गी संगीत जो गंधर्व लोग गाया करते थे और देशी संगीत जो आज हम सुन रहे हैं, गा रहे हैं, जो समय के अनुसार मॉडिफाई होता रहा। लेकिन जो मार्गी संगीत है वो कभी मॉडिफाई नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही रहा। और गंधर्वों को ये शिक्षा जो है ब्रह्मा जी से मिली थी। पॉइंट नंबर 5, तालाध्याय। इसमें मार्ग, ताल, गीत तथा देशी ताल प्रकरण के अंतर्गत 121 तालों का परिचय मिलता है। नाम, रूप और प्रस्तार सहित वर्णन मिलता है। तालाध्याय में कितनी तालों का? 121 तालों का है, याद रहे 121 तालें। और पहले जो रागें मिली थी वो थी आपकी 264। छठा अध्याय वाद्याध्याय। इस अध्याय में तत्, वितत, सुषिर, अवनद तथा घन वाद्यों का परिचय मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आपके वाद्य यंत्रों की कितनी कैटेगरी बताई गई है। तत्, दूसरा है वितत, तीसरा है सुषिर, चौथा है अवनद, पांचवा है घन। आपकी 5 कैटेगरियाँ बताई गई हैं। विभिन्न वाद्यों जैसे वीणा वादन की तकनीक, वंशी और मुरली के भेद, काहल, सुरंगा, शंख, अवनद वाद्यों में पाट, सोलट, हस्तपाट, मृदल तथा घन वाद्यों में घंटा आदि का वर्णन मिलता है। इस अध्याय में वादकों के गुण दोष आदि का भी वर्णन किया गया है। 7वां अध्याय नृत्य नाध्याय। इस अध्याय में नृत्य और नृत्य का विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा किए जाने वाले अभिनय और अभ्यास के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपका बॉडी पोस्चर होना चाहिए और किस तरीके से आपका फेस मूवमेंट होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल से इस अध्याय में दिया गया है। इस ग्रंथ में रागों का वर्गीकरण राग लक्षण के आधार पर किया गया है। इस वर्गीकरण का आधार निश्चित नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना था। उस समय ओनली 264 राग थी और 121 तालें थी, जो कि अब काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं इसके बीच में। उस समय क्या इसका वर्गीकरण था? ग्राम राग होते थे 30 यानी 30, राग होते थे 21 यानी 21, पूर्व प्रसिद्ध भाषांग राग होते थे 11 यानी 11, पूर्व प्रसिद्ध उपांग राग होते थे 3 यानी 3, पूर्व प्रसिद्ध भाषा राग होते थे 96 यानी 96, पूर्व प्रसिद्ध अंतरभाषा राग होते थे 4 यानी 4। उनके काल में प्रचलित क्रियांग राग कितने थे? 3 यानी 3। इस काल में प्रचलित उपांग राग थे 22 यानी 22। उपराग थे 8 यानी 8। पूर्व प्रसिद्ध रागांग राग थे वो भी 8 थे यानी 8। अनुदा प्रसिद्ध राग थे 12 यानी 12। पूर्व प्रसिद्ध विभाषा राग थे 20 यानी 20। उनके काल में प्रचलित राग थे 1 यानी 1। उनके काल में प्रचलित भाषांग राग थे 9 यानी 9। शारंग देव ने यद्यपि अपने ग्रंथ में नींव भरत के नाट्यशास्त्र तथा मतंग मुनि के ग्रंथ बृहद्देशी पर रखने की चेष्टा की, परंतु यह स्पष्ट है कि उनके समय में भरत की जातियां नष्ट हो चुकी थी तथा मतंग मुनि के काल के देशी रागों के स्थान पर अन्य दूसरे रागों ने जगह ले ली थी, जिन्हें अनुदा प्रसिद्ध राग कहा जाता था। इसलिए शारंग देव का इन प्रसिद्ध रागों के विषय में
कहना ठीक था, परंतु उन्हें अपने रागों का क्रम पीछे के सिद्धांत से भी जोड़ना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने रागों का संबंध पुराने रागों और पुराने रागों की जातियों से जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि पुराने राग थे तो उनके साथ उनकी जातियां जोड़नी पड़ी उन्हें। परंतु जातियों का पूर्ण रूप से लोप हो जाने के कारण यह संबंध सुचारू रूप से न चल सका। फलस्वरूप यह ग्रंथ संगीतज्ञों के लिए दुर्बोध्य सा हो गया, मतलब समझ में नहीं आने लगा। इस प्रकार यद्यपि शारंगदेव ने श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति आदि के वर्णन के लिए भरत का ही अनुकरण किया, फिर भी उनकी पद्धति में प्रगति एवं विकास के लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब भरत को फॉलो तो किया, लेकिन उसका मॉडिफाइड रूप आज हम लोग उनके संगीत रत्नाकर में पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।